Good morning, children. Welcome back in your history class, and I hope that you all are fit, fine, happy, and at home. और मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप सब वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे और वीडियो देख भी रहे होंगे और वीडियो जो है वो कॉन्सेंट्रेट होके आप सुन भी रहे होंगे. सो चिल्ड्रन, बिफोर स्टार्टिंग एज यू नो दैट कि आप सब जानते हैं कि हम लोग इतिहास से जो है हमने अपना पहला चैप्टर जो है वो शुरू किया था. वो था आपका 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय. और हमने जो है वो इसके बहुत सारे शीर्षक को हमने पिछले 3 लेक्चर में जो है वो हम लोगों ने शीर्षक को जो है वो डिस्कशन किया इसके. बच्चों, इस लेक्चर में जो है आज के लेक्चर में बच्चों हम इसी पार्ट को जो है आगे बढ़ाएंगे. वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर ओनली इन दिस लेक्चर ऑल्सो. सो चिल्ड्रन, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द फर्दर टॉपिक, आगे बढ़ने से पहले let's have a quick revision of those points of the important section whatever we have discussed earlier in the lecture. यानी पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने शीर्षक को डिस्कस किया था, शीर्षक के बारे में पढ़ा था इस चैप्टर के बच्चों, उस शीर्षक के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम जो है वो एक बार पढ़ लेते हैं. सो चिल्ड्रन, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, लेट्स रिमेंबर द गॉड and pray for the whole world and pray for the whole humanity. हम लेक्चर शुरू करने से पहले बच्चों हम एक बार ईश्वर को याद कर लेते हैं और सारी दुनिया के लिए जो हम दुआ करते हैं. सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट द डे विथ रिमेंबरिंग गॉड and also some positive thought in your mind, and especially have a very beautiful and graceful smile on your face. So children, let's start the lecture, but before starting the further points, let's have a quick revision of those important points जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो है हमने पढ़ा था. उन पॉइंट्स को एक बार जो है फिर से पॉइंट्स में जो है उस शीर्षक को पॉइंट्स में हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा, डिस्कस किया था. हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा यूरोप में. हमने ये पढ़ा था. अब बच्चों, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कुलीन वर्ग और एक मतलब राष्ट्रों के उदय के कारण और प्रक्रिया हमने पढ़ी थी. उसमें हमने पढ़ा था कुलीन वर्ग यानी अभिजात वर्ग के बारे में और एक नया मध्य वर्ग के बारे में जो कि एलाइट क्लास था, जो कि शिक्षित वर्ग था. इसमें हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से ज़मीन का जो मालिक कुलीन वर्ग यानी जो अभिजात वर्ग था, वो यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था. और इस वर्ग के सदस्य जो है एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे. और औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप यानी औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप एक नए वर्ग का उदय हुआ, जिसके अंतर्गत उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग थे, जिसको हम मध्य वर्ग कहते हैं. और इस वर्ग ने राष्ट्रवाद की भावना को मजबूती प्रदान की. अगला पॉइंट शीर्षक हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में बच्चों, वो था आपका उदार राष्ट्रवाद की भावना. यानी इसमें हमने पढ़ा था कि उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे. तो बच्चों, इसमें डिस्कशन हम लोगों ने किया कि मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी. दूसरा पॉइंट था कि फ्रांस में उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग उस रूप में सामने आया जब केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही मत देने का अधिकार था. यानी संपत्ति विहीन पुरुषों को मत देने का अधिकार नहीं था. और साथ ही साथ महिलाओं को तो अवयस्क का दर्जा देते हुए पिता और पतियों के अधीन कर दिया. यानी महिलाओं को जो है इमेच्योर घोषित कर दिया गया था और उनको पिता और पतियों के अधीन कर दिया गया. आगे हमने पढ़ा था बच्चों कि आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण का क्या मतलब था. यानी उदार राष्ट्रवाद की भावना आर्थिक क्षेत्र में किस प्रकार से, उसका क्या मायने थे. तो आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर लगाए गए नियंत्रण को ख़त्म करने के पक्ष में था. और फिर सन 1834 में बच्चों हम लोगों ने एक शुल्क संघ के बारे में भी पढ़ा था. वो था आपका ज़ोलवेराइन. यानी हमने पढ़ा था कि सन 1834 में
प्रशा द्वारा एक शुल्क संघ ज़ोलवेराइन बनाया गया और इसमें मुद्रा की संख्या जो पहले 30 से ज़्यादा थी उसको 2 कर दिया गया था। और फिर साथ साथ इस शुल्क संघ के बनाने के साथ साथ बच्चों और भी सुधार काम किए गए। जैसे इसके अलावा रेलवे के रेलवे के क्षेत्र में भी व्यापक सुधार हुए और इसमें ये था कि उसकी गतिशीलता बढ़ाई गई। और जो ये आर्थिक हितों को क्या हुआ कि राष्ट्रीय एकीकरण का एक सहायक बनाया। मतलब इसमें था कि आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। जो ये आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी जो सुधारात्मक हुए बच्चों, इसमें क्या हुआ कि उसने राष्ट्रीय एकीकरण को जो है और मजबूती प्रदान की। तो बच्चों ये सारे पॉइंट्स थे जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब जो है आगे हम पढ़ते हैं, आगे जो है लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आगे के शीर्षक को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो चलिए आप लेक्चर शुरू करते हैं। तो बच्चों आज लेक्चर हम शुरू करते हैं अपने शीर्षक से। जो आज का आपका जो शीर्षक है वो है 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। इस शीर्षक को समझने के लिए और आगे के शीर्षकों को समझने के लिए बच्चों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रूढ़िवाद का मतलब क्या होता है। रूढ़िवाद को इंग्लिश में हम कंजर्वेटिज्म कहते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रूढ़िवाद, यानी रूढ़िवाद से हम क्या समझते हैं। तो बच्चों रूढ़िवाद एक राजनीतिक दर्शन है जिसने परंपरा, स्थापित संस्थानों और रीति रिवाजों के महत्व पर जोर दिया और त्वरित परिवर्तन के लिए क्रमिक विकास को प्राथमिकता दी। यानी क्रमिक मीन्स धीरे धीरे जिसका विकास हो, उस धीरे धीरे विकास को उसने प्राथमिकता दी। यानी शीघ्र विकास, यानी जो जल्द विकास, जो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में विकास या जल्दी विकास के बजाय उसने किस पर उसने जोर दिया? क्रमिक यानी धीरे धीरे विकास पर जोर दिया। और इस रूढ़िवाद जो ये फ़िलॉसफी है, ये जो पॉलिटिकल फ़िलॉसफी, इसको हम राजनीतिक दर्शन जिसे कहते हैं, तो इसका मानना था कि चर्च, सामाजिक पदानुक्रम, संपत्ति और परिवार जैसे पारंपरिक संस्थानों को परिवर्तन की सभी शक्तियों के खिलाफ संरक्षित किया जाना चाहिए। यानी रूढ़िवाद जो ये पॉलिटिकल फ़िलॉसफी थी बच्चों, ये जो राजनीतिक दर्शन रूढ़िवाद, वो ये मानता था, उसका ये मानना था कि समाज में जो भी परिवर्तन हो, जैसे भी बदलाव हो, धीरे धीरे जो भी बदलाव हो रहे हैं, उस बदलाव का असर जो है उनके जो है वो सामाजिक पदानुक्रम, संपत्ति और परिवार जैसे जो पारंपरिक संस्थान है उस पर कोई असर नहीं होना चाहिए या उसको एज इट इज़ या उसको संरक्षित किया जाना चाहिए। यानी उसने ये या हम कह सकते हैं कि जो परंपरा है, ये जो स्थापित संस्थान है और जो रिवाज है, रीति रिवाज है, उसको जो है वो उस पर रिवाजों पर उसने जो है रूढ़िवाद ने जोर दिया और धीरे धीरे विकास को ही उसने प्राथमिकता दी। तो ये था आपका रूढ़िवाद, या रूढ़िवाद को हम इंग्लिश में कहते हैं कंजर्वेटिज्म, जो हम इंग्लिश में भी आपको हम इसकी डेफिनेशन बता देते हैं बच्चों कि इट इज़ अ पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन and established institution and customs and preferred gradual development to quick change। यानी जल्दी बदलाव लाने के लिए धीरे धीरे विकास पर इसने बल दिया। यानी रूढ़िवाद का ये मानना था। ना बच्चों 1815 के बाद जो है वो एक नया रूढ़िवाद का जन्म हुआ। वो कैसे इसका उदय हुआ, कैसे इसका जन्म हुआ? जब सन 1815 में ब्रिटेन, रूस एंड प्रशा, जिसको हम प्रसिया भी कहते हैं, प्रशा भी कहते हैं और इंग्लिश में प्रूशिया कहते हैं, और ऑस्ट्रिया, ये जो 4 देश थे वो आपस में मिल गए और इन्होंने आपस में मिलकर इन ताकतों ने नेपोलियन को पराजित कर दिया। और नेपोलियन की लड़ाई इन चारों देशों के साथ 1815 में लड़ाई हुई थी, यानी युद्ध हुआ था नेपोलियन के साथ, जिसको हम कहते हैं वाटरलू की लड़ाई, यानी बैटल ऑफ वाटरलू। यानी वाटरलू की लड़ाई में सन 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया था। अब बच्चों इसमें क्या हुआ था, इस वाटरलू की लड़ाई के साथ क्या हुआ
कि नेपोलियन की हार हो गई। अब ये वाटरलू जो है एक वाटरलू कह सकते हैं कि ये एक बेल्जियम में है और जो कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का एक छोटा सा हिस्सा है वाटरलू, जहाँ पे ये लड़ाई हुई थी। और ये लड़ाई जो है वो 1815 में हुई, जिसमें नेपोलियन की हार हुई। अब इस हार के बाद क्या हुआ बच्चों, नेपोलियन की इस हार के बाद यूरोप की सरकारें जो थीं वो रूढ़िवाद को अपनाना चाहती थीं। यानी जो यूरोप की जो सरकार, यूरोप के बहुत सारे देशों में जो सरकारें थी बच्चों, यूरोप की सरकारें जो थीं वो रूढ़िवाद की भावना को अपनाना चाहती थीं और उनसे बहुत प्रेरित थीं। क्योंकि रूढ़िवाद जो थे वो मानते थे कि राज्य और समाज की जो स्थापित पारंपरिक संस्थाएं हैं, जो राज्य और समाज में जो स्थापित जो भी पारंपरिक जो भी इंस्टीट्यूशन है, संस्थाएं हैं, जैसे कि राजतंत्र है, चर्च है, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर सामाजिक बदलाव हो भी रहा हो तो ये पारंपरिक संस्थाएं जो हैं वो यथायथ होनी चाहिए, इसमें कोई भी चेंजेस या इनको नष्ट नहीं होना चाहिए। फिर भी क्या हुआ कि अधिकतर रूढ़िवाद लोग जो है वो क्या हुआ कि बहुत सारे जो रूढ़िवाद लोग थे वो क्रांति से पहले ही के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। अब जो ये नेपोलियन द्वारा ये जो नेपोलियन ने जो परिवर्तन जो, तो यहाँ पर जो सरकारें थी, रूढ़िवाद जो लोग थे वो अधिकतर जो रूढ़िवादी लोग थे बच्चों, उन्होंने ये मान लिया था कि जो नेपोलियन द्वारा जो शुरू किए गए जो भी परिवर्तन थे, जो चलाए गए जो भी बदलाव थे, उनसे उन्होंने ये जान लिया था कि मॉडर्नाइजेशन यानी जो आधुनिकीकरण था उससे राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूती मिलेगी। यानी उनमें से ज़्यादातर लोग यही चाहते थे बच्चों कि जो प्रशासन के क्षेत्र में नेपोलियन द्वारा लगाए गए जो भी आधुनिक व्यवस्था, यानी जो मॉडर्न सिस्टम था, जो मॉडर्न मैनेजमेंट था, आधुनिक व्यवस्था थी, उसको भी कायम रखा जाए। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे ये होगा, उनका ये मानना था कि इस प्रकार के आधुनिकीकरण से जो है उनकी जो पारंपरिक संस्थाएं हैं उनको और मजबूती मिलेगी। और साथ ही साथ बच्चों उन्हें ये भी लगता था कि सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की संपत्ति जो है वो यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। यानी उन्हें लगता था कि एक आधुनिक सेना, एक कुशल प्रशासन, एक गतिशील अर्थव्यवस्था और सामंतवाद यानी फेडरलिज्म, जिसके बारे में हमने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था, और दासता यानी भूदासत्व यानी सर्फडम जिसे इंग्लिश में कहते हैं, कि जो है ये बॉन्डेड लेबर जिसे कहते हैं, कि जो किसान, जो वर्कर होते थे, जो सामंतवाद यानी बड़े बड़े जागीरदारों की ज़मीन पर काम करते थे। तो इस तरह की दास्ता की संपत्ति से क्या होगा, यूरोप के जो राजतंत्र है, यूरोप में जो राजतंत्र यानी मोनार्की सिस्टम था, उसको मजबूती मिलेगी। ये रूढ़िवाद लोगों का मानना था। अब बच्चों आगे आपका शीर्षक है वियना की संधि यानी वियना संधि। बच्चों जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सन 1815 में बच्चों ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रेलिया जैसी ये यूरोपीय शक्तियाँ थीं, उन्होंने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया 1850 में वाटरलू की लड़ाई में। और आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो प्रूशिया, रूस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इसको इंग्लिश में मिला के एक टर्म जो है वो विख्यात है, उसको कहते हैं प्रब, यानी PRAB, प्रब। यानी प्रब जो है, प्रब में PRAB यानी P इज़ प्रूशिया, R इज़ रशिया और A जो है ऑस्ट्रिया है, B जो है वो ब्रिटेन है। यानी ये चारों देश मिलाकर उन्होंने एक सम्मिलित होकर उन्होंने ग्रुप बना लिया और अपने ग्रुप का उनको नाम था प्रब, यानी प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। इन लोगों ने मिलकर, ये जो यूरोपीय शक्तियाँ थीं, जिन्होंने मिलकर क्या किया, नेपोलियन को हराया था 1815 में वाटरलू की लड़ाई में। अब जो था ये जो यूरोपियन शक्तियाँ थीं बच्चों, ये प्रतिनिधि के रूप में उभर कर आईं और उन्होंने एक समझौता, यानी ये एक प्रतिनिधि के रूप में यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए ये सभी वियना देश में मिले, यानी वियना सिटी में मिले। अब जो है बच्चों, ये जो आपका है वियना में जब ये लोग मिले यहाँ पर, तो इन्होंने यहाँ पर कुछ शर्तें रखी, कुछ कंडीशंस रखे।
अब इस कांग्रेस यानी इस सम्मेलन में क्या हुआ, इस कांग्रेस यानी इस सम्मेलन में कि जो होस्ट था, जो मेज़बानी थी, वो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। यानी इस कांग्रेस की जो मेहमान नवाजी थी यानी होस्ट जो थे, उनका भार जो है वो उन्होंने किसने किया, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। अब इसमें क्या हुआ, इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वेना संधि यानी ट्रीटी ऑफ वेना तैयार की, जिसका उद्देश्य जो था बच्चों, जिसका लक्ष्य था उन कई सारे चेंजेस, उन कई सारे बदलाव को ख़त्म करना था जो नेपोलियन के युद्ध के दौरान हुए थे। यानी इसमें ये था, इस संधि का जो मुख्य लक्ष्य था बच्चों, वो ये था कि नेपोलियन के काल में यूरोप में आए हुए जो भी अधिकांश बदलाव थे उनको बदल देना। यानी नेपोलियन ने जो भी बदलाव किए थे उनको ख़त्म कर देना, उनको बदल देना। तो अब इस संधि के अनुसार जो है बहुत सारे कदम उठाए गए, जैसे आपके स्क्रीन पे दिया हुआ कौन कौन से वो कदम थे इस संधि के अनुसार जो उठाए गए नए बदलाव लाने के लिए। नेपोलियन के द्वारा जो चलाए गए बदलाव थे उनको ख़त्म करके नए बदलाव लाने के लिए क्या क्या स्टेप जो है वो किए गए। सबसे पहले बच्चों पहला था आपका कि ये था सबसे पहला कि जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो हटाए गए बूर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। यानी जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो बर्बन डायनेस्टी थी, जो मोनार्की सिस्टम था, जो राजतंत्र था बच्चों, वो समाप्त कर दिया गया था। उस वंश को फिर से जो है वो बहाल किया गया, उसको फिर से जो है वो सत्ता में लाया गया। और फ्रांस ने जिन इलाकों को खो दिया था उन पर, जिन पर कब्ज़ा नेपोलियन का हो गया था, उनको वापस लाना, ये था आपका। दूसरा था कि फ्रांस की सीमाओं पे कई राज्य जो है वो कायम कर दिए गए थे ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। तो अतः इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि जैसे इसमें क्या था कि जो फ्रांस की सीमा पे बहुत सारे राज्य बनाए गए ताकि भविष्य में क्या हो कि फ्रांस अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश ना करे। उदाहरण के लिए हम समझते हैं बच्चों कि उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया। इसी तरह दक्षिण में पिडमॉन्ट ने जेनेवा को जोड़ दिया। प्रूशिया को उसकी पश्चिमी सीमा के पास कई महत्वपूर्ण इलाके दे दिए गए। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का कब्ज़ा दिया गया। तो इस तरह बहुत सारे राज्य बना दिए गए फ्रांस की सीमा पे ताकि फ्रांस जो है वो लिमिटेड हो जाए और वो अपना राज्य विस्तार ना कर सके। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे राज्य जो है वो फ्रांस की सीमाओं पे बनाए गए ताकि फ्रांस अपने साम्राज्य का विस्तार ना कर पाए। लेकिन बच्चों जो नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। उसे इस संधि के अनुसार जो है उसको एज इट इज़ रखा गया, उसको बरकरार रखा गया। नेपोलियन ने जो 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ बनाया था, यानी जर्मनी के छोटे छोटे प्रांतों 39 प्रांतों को मिलाकर उसने एक महासंघ बनाया था। जो ज़ोलराइन आपने पढ़ा था इससे पहले, ज़ोलराइन की उसमें ये सारे जो प्रांत थे ज़ोलराइन इस शुल्क संघ में भी ये जो राज्य थे वो शामिल थे। तो बच्चों तो ये 39 राज्यों का जो महासंघ था जर्मन का उसे बरकरार रखा गया। और फिर बहुत सारी चीज़ें जो है और फिर आगे भी बहुत बदलाव हुए, जैसे कि पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दिया गया, प्रशा को सैक्सनी का हिस्सा प्रदान किया गया। यानी इन लोगों को जो है वो राज्यों को, इन प्रांतों को दिया गया। इन सब का सबसे मुख्य जो उद्देश्य था बच्चों, उन राजतंत्रों की बहाली थी, उन राजतंत्रों को वापस लाना था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था, जिन्हें नेपोलियन ने हटा दिया था, समाप्त कर दिया था। और साथ में एक ये भी इम्पॉर्टेंट लक्ष्य था कि यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करना। उनका ये भी एक लक्ष्य था कि यूरोप में अब एक नया कंजर्वेटिज्म, एक नया रूढ़िवाद को जन्म या नया रूढ़िवाद का जो है वो उसकी नए रूढ़िवाद व्यवस्था को फिर से बहाल करना या उसको कायम करना। तो बच्चों ये था। अब लेकिन जो 1815 में जो भी ये स्थापित रूढ़िवादी संस्थाएं थीं, जो शासन व्यवस्थाएं थी बच्चों, वो मोनार्की थी, वो निरंकुश थी।
क्योंकि ये जो है ये आलोचना और असहमति जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि इनको लगता था कि ये जो है ये मोनार्की सिस्टम था, ये किसी की भी मतलब ये अपने खिलाफ जो है अपने खिलाफ किसी अपने विरोध में किसी को ये बर्दाश्त या टॉलरेट या बेयर नहीं कर सकती थी। और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो इनकी सरकारों पे सवाल उठाते थे। यानी उन्होंने सभी गतिविधियों को उन्होंने दबाने की कोशिश की जो गतिविधियां इन पर सवाल उठाती थी। जैसे ज़्यादातर सरकारों ने क्या किया कि उन्होंने एक सेंसरशिप के नियम बनाए। तो बच्चों उन्होंने सेंसरशिप का नियम बताया, यानी सेंसर्ड कर दिया, उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जिसका उद्देश्य क्या था कि अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में जो गीतों पर उन बातों पे नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े जो हैं वो विचार थे। जो भी फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े विचार अगर थे जो अखबारों में पब्लिश होते थे या किताबों में पब्लिश हो रहे हैं या नाटकों और गीतों द्वारा बताए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, तो उन सब विचारों पर अंकुश लगाना था। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति इतनी ज़्यादा विख्यात थी बच्चों, उसका असर इतना ज़्यादा था कि उसको भुला देना क्रांति का उसको भुला देना असंभव था। और उदारवादी जो थे, जो रूढ़िवादी के विरोध में थे, जो उदारवादी थे, वो लगातार उन विचारों से प्रेरित होकर उनको बढ़ावा दे रहे थे। तो नई जो रूढ़िवादी व्यवस्था के जो आलोचक थे, जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे, उनका जो सबसे बेहतरीन या सबसे मजबूत जो कदम था वो था प्रेस की आज़ादी, यानी प्रेस की लिबर्टी, प्रेस का फ्रीडम। क्योंकि अगर वो प्रेस की आज़ादी का मतलब ये था कि अखबारों, किताबों या जो भी पत्रिकाएं हैं उनको बिना किसी रोक टोक के वह अपने विचार उनमें प्रकाशित कर सकते थे। तो बच्चों हम आज के लेक्चर में हम यहीं तक करते हैं। वी विल स्टॉप हियर इन टुडेज़ लेक्चर। और अब अगले लेक्चर में जो हम अगला टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, वीडियो देखिए भी और ध्यान से सुनिएगा भी। और जो भी पॉइंट्स हम आपको समझा रहे हैं स्क्रीन पे नोट्स के थ्रू हम आपको चैप्टर जो है एक टॉपिक एक शीर्षक जो है हम आपको समझा रहे हैं। प्लीज़ वॉच द वीडियो और लिसन द वीडियो। और जो भी आपके टॉपिक्स हैं बच्चों, ये सब आंसर्स में आपको लिखने में आपकी मदद होगी आपकी। और आप इससे आंसर्स जो है आप उत्तर जब लिखेंगे क्वेश्चंस का, प्रश्नों के जब उत्तर आप लिखेंगे बच्चों, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो एंड लिसन द वीडियो। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड बाय।